जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताप से आप न घबराना। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। कई सारे छात्रों का लगातार ये मन में सर आशंका रहता है कि पता नहीं हीट एंड टेम्परेचर में ऐसा क्या कंसेप्ट है और उससे संबंधित क्या सवाल आ जाएंगे, जिसको लेकर के बहुत सारे छात्र लगभग इस आशंका में परेशान रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसका शुरुआत कहाँ से करें और अंत कहाँ तक करें। तो मेरे मित्र, हम लोग उसी कड़ी में आज डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पहले क्लास की। ध्यान में रखिएगा, हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित आप कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सेशन के अंत तक बने रहिएगा मेरे मित्र। और हीट एंड टेम्परेचर से अगर आप जानते हैं तो आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा, साथ में कुछ नए पॉइंट्स आपकी जानकारी को क्या करेगा, अपडेट करेगा। और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो मेरे मित्र, हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित सवालों को लेकर के आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना आपके यूथ साइंस बुक में एमसीक्यू दिया हुआ है, अगर आप उतना बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित सवाल में आप फंसेंगे। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबों को एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि अगर आप में से कोई भी छात्र इस सेशन के सभी क्वेश्चन का पीडीएफ सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे मित्र, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च करके, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी क्या मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आपका जो पहला सवाल है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सरल सा सवाल है। कहा जा रहा है कि लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली डैश केल्विन, 273, 227, 277, 0। मेरे मित्र, पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं क्या सर किसी भी स्केल पे टेम्परेचर की, तो उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत होती है कि गुरुजी ये बताओ कि हम लोग जहां भी चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे एक शब्द हीट रहता है और दूसरा शब्द हमारा जो है वो टेम्परेचर रहता है। दूसरा क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना, ये दोनों ही शब्द बिल्कुल ही अलग हैं और दोनों के जो मायने हैं वो भी अलग होते हैं। हीट जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट क्या है? आप सभी ध्यान में रखना कि टाइप ऑफ एनर्जी, ये क्या है सर? एक प्रकार की ऊर्जा है। जबकि मेरे मित्र, ये जो तापमान है वो हीट एनर्जी का मापांक है। मतलब क्या कि किसी भी हीट एनर्जी को, यानी कि किसी उष्मीय ऊर्जा को हम मैक्सिमम और मिनिमम तौर पे कैसे मापेंगे सर, उसी को बताने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है? टेम्परेचर। मतलब साफ है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जबकि जो तापमान है उस उष्मा का मापांक है। बोले तो तापमान के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि सर जो कोई हीट है वो आपका कितना ज्यादा है या कितना कम है। आप कहेंगे सर फिर तो टेम्परेचर को मापने के लिए अलग अलग स्केल होंगे। बिल्कुल छिलासी, जैसे आप सभी कहते हो कि गुरुजी जो लंबाई है उसको हम लोग इंच में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। अगर बहुत अधिक लंबाई है तो सर उसके लिए हम लोग किलोमीटर का भी उपयोग करते हैं। तो लंबाई को मापने के लिए जिस तरह से आपके पास अलग अलग स्केल है, ठीक उसी तरीके से मेरे मित्र टेम्परेचर को मापने के लिए भी क्या है? अलग अलग स्केल हैं। और अगर हम कुछ पॉपुलर स्केल की बात करें तो सर उसमें आपका कौन सा है? तो पहला है आपका सेल्सियस। पहला क्या है आपका? सेल्सियस। फिर है आपका फारेनहाइट। फिर क्या है आपका? फारेनहाइट। एक मिनट, फारेनहाइट थोड़ा गलत लिखा गया चला। और उसके बाद क्या है आपका? केल्विन। क्या है सर? केल्विन। हालांकि इसके अलावा भी आपके पास स्केल हैं, जैसे कि रूमर स्केल हो गया, रैंकिन स्केल हो गया। लेकिन पॉपुलर रूप से आप क्या पढ़ते हैं सर? तो सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ते हैं, फारेनहाइट स्केल के बारे में पढ़ते हैं और केल्विन स्केल के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा। और आप सबों को यह मालूम भी होगा कि जो आपका सेल्सियस स्केल है, इसमें अगर हम लोग किसी भी टेम्परेचर को मापते हैं तो किसमें? आप कहेंगे डिग्री सेल्सियस में। और अगर हम लोग फारेनहाइट स्केल में किसी भी उष्मा का टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं तो कैसे सर? डिग्री फारेनहाइट। कैसे? डिग्री फारेनहाइट। और अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो इसको सर के से मेजर करते हैं, यानी कि केल्विन अपना एक अलग स्केल है। और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर? सिंबल के लिखते हैं। और मेरे मित्र, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, डैश केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो आप लोगों को मैंने रिसेंटली पीछे के सेशन में पढ़ाया है कि अगर हम लोग जल के घनत्व की बात करते हैं, जल के घनत्व की बात करते हैं तो सर ये सर्वाधिक होता है, यानी कि ये आपका सबसे ज्यादा होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर।
तो सवाल ये है कि गुरुजी आपने तो 4 डिग्री सेल्सियस पे बताया है और यहाँ पे केल्विन में पूछा जा रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी यहीं पे ध्यान में रखिएगा कि जितने भी टेम्परेचर के स्केल हैं उसमें हम एक स्केल से दूसरे स्केल में जा सकते हैं, यानी कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और सर डिग्री फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में बदल सकते हैं और उसी तरीके से सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं और केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हमको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, समझ गए हैं इस बात को कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना होगा तो क्या यूज करेंगे C/5 इक्वल टू F-32/9। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको डिग्री सेल्सियस से क्या करना होगा तो आप सभी ध्यान में रखेंगे केल्विन में जाना होगा। तो मेरे मित्र जो डिग्री सेल्सियस हमारा होगा उसमें 273.15 केल्विन हम ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सर केल्विन में हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा दिया गया केल्विन होगा उसमें से क्या करेंगे आप 273 घटा लेंगे। क्या करेंगे 273 घटा लेंगे या 273.15 केल्विन आप घटा लेंगे। तो मेरे मित्र अगर आप सेल्सियस से केल्विन में जाना चाह रहे हैं तो जितना डिग्री सेल्सियस होगा सर उसमें से आप क्या उसमें क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, और अगर आप केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हैं तो केल्विन का जो वैल्यू होगा उसमें से आप 273 क्या करेंगे 273.15 या 273 अप्रॉक्स लेते हैं उसको घटा लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपको केल्विन में पूछा जा रहा है और आप सबों को मालूम है कि जो हमें जल का घनत्व तो सर्वाधिक मिलेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा? आप सभी कहेंगे सर 273 में 4 जोड़ देंगे ये हमारा 277.15 केल्विन हो जाएगा। और चलो जी देख लीजिए किस ऑप्शन में 0.15 माइंड में नहीं लेना है, हम लोग इसको अप्रॉक्स 277 भी कह सकते हैं। चला तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है। मेरे मित्र अभी जस्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जो आपका डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आपको जाना है उसके लिए C/5 इक्वल टू F-32/9 का उपयोग करना है। और मेरे मित्र आपके अगले क्वेश्चन में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को किस में बदलना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। क्या कहोगे कि गुरुजी फॉर्मूला लगाएंगे C/5 इक्वल टू F-32/9। याद रखिएगा यहां पे डिग्री सेल्सियस कितना है? आप कहेंगे सर 37, तो ये 37/5 इक्वल टू F-32 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5F इक्वल टू क्या होगा -160 और ये हो जाएगा आपका 9 7 63 और 9 तिया 27 6 कितना हो जाएगा सर 33 हो जाएगा। ठीक है 9 7 63 3 आपका और उसके बाद 9 तिया 27 6 33। ठीक है चला, अब अगर हम 5F इक्वल टू कहेंगे तो सर 333 प्लस ये -160 इधर आ जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी F इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको जोड़िए तो आप कहिएगा 3 6 3 9 3 1 4 493/5। मेरे मित्र अगर आप 493 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये वैल्यू आपका 98.6 डिग्री के आसपास आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आप कहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा कि ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का एक और भी सर उपयोग है और एक और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। क्या है सर? ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि मानव शरीर का समान ताप तो याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस कहेंगे और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। तो चला जी अगर आपको ये बात याद है कि मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है तो इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर नहीं याद है तो सर इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन करा जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो सवाल ये है कि सर 0 डिग्री की बात करी जा रही है और एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो हमें तो समय भी बचाना है।
अब अगर हम यहां पे भी चला c/5 इक्वल टू f-32/9 लिख करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें आंसर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि सर इसको सॉल्व करने में तो हमें समय लग जाएगा, तो करेंगे क्या मेरे मित्र? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हम लोग टेम्परेचर मापने के स्केल की बात करते हैं, टेम्परेचर मापने के स्केल की बात करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना, टेम्परेचर मापने के जो 3 पॉपुलर स्केल हैं, जो 3 पॉपुलर स्केल हैं वो कौन कौन है सर? एक तो हमारा डिग्री सेल्सियस है, दूसरा क्या है आप कहेंगे सर डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा क्या है सर केल्विन है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर इस टेम्परेचर मापने के स्केल का हम निर्धारण किस तरह से करते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम टेम्परेचर मापने के स्केल की बात करेंगे तो इसमें 2 बिंदुओं का निर्धारण होता है। एक बिंदु क्या होता है सर? एक बिंदु होता है हिमांक बिंदु। एक क्या होता है सर? हिमांक बिंदु। मतलब क्या हुआ कि सर वैसा टेम्परेचर जिस पे हमारा जल जो है या द्रव जो है वो किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। और मेरे मित्र दूसरा जो हम लोग मापांक लेते हैं, दूसरा जो हम लोग मापांक लेते हैं वो क्या है? तो आप कह सकते हो क्वथन बिंदु, या इसी को स्टीम पॉइंट भी बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जाता है। तो मैं आपके सुविधा के लिए यहाँ पे भाप बिंदु लिख देते हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि जिस टेम्परेचर पे कोई चीज भाप बनना शुरू हो जाए, तब भाप बनेगा तो आप कहेंगे सर बॉइलिंग होगा उसका, तो इसको हम क्वथन बिंदु भी कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो मेरे मित्र इस हिमांक बिंदु की अगर आप चर्चा करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट इसको कहेंगे, और भाप बिंदु की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? इसको सर बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई आपका द्रव ठोस में बदल जाए वो हिमांक बिंदु कहलाएगा। हीम में बदल जाए, हिमांक मतलब क्या कि सर द्रव हीम यानी कि बर्फ में बदल जाए। और मेरे मित्र वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई द्रव आपका क्या हो तो सर भाप में बदल जाए यानी कि स्टीम में बदल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाप बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? भाप बिंदु कहेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम अलग अलग टेम्परेचर मापने की स्केल में, अगर हम अलग अलग टेम्परेचर मापने के स्केल में क्या करते हैं कि सर हिमांक बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि भाप बिंदु की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब चला जी इसी तरीके से डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करेंगे तो सर इसमें जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, और साथ ही साथ जो हमारा मेल्टिंग कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। और अगर हम केल्विन स्केल में बात करेंगे किसकी? फ्रीजिंग पॉइंट की, आप सभी ध्यान में रखना कि सर ये हमारा 273 केल्विन होगा। क्या होगा? 273। आप इसको 273.15 केल्विन भी कह सकते हो, और साथ ही जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो 373 केल्विन, जिसको हम लोग 373.15 केल्विन भी कह सकते हैं। याद रखिएगा क्या? याद रखिएगा क्या कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हिमांक बिंदु, और ये क्या है सर? तो आप याद रखेंगे क्वथनांक बिंदु। क्या है? क्वथनांक बिंदु। फिर इसी तरीके से सर ये हिमांक बोले तो फ्रीजिंग, और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बॉइलिंग। ये क्या होगा? बॉइलिंग। अब ये क्या होगा? आप कहेंगे फ्रीजिंग, और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बॉइलिंग हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या देख पा रहे हो कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा हिमांक बिंदु है। अगर हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो ये हमारा क्या है सर? तो आप कहेंगे सर ये क्वथनांक बिंदु है। अब मेरे मित्र सभी स्केल से हम टेम्परेचर ही मापते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और सर 100 डिग्री सेल्सियस जो है आपका 373 केल्विन के बराबर है। आप कहेंगे सर संबंध तो कुछ ऐसा ही है। तो मेरे मित्र अगर आपको ये संबंध याद है तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और अगर आपको मन है कि सर हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा, तो बिल्कुल चला जी हम और आपको आसान बना देते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे 0/5 कर दीजिएगा और f-32/9 करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चला जी आपको आंसर क्या मिलेगा? आप सभी पाएंगे आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है।
अगले सवाल पे आते हैं सर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? गैस, ठोस, द्रव, आयन। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब आयनिक की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? आयनिक की बात की जा रही है, तो आयनिक होने के लिए सर आयन होना जरूरी होगा। आयनिक तभी होगा जब सर उसमें आयन मिलाया जाएगा, और आयन मिलाएंगे तो हम लोग वहां पे टेम्परेचर की बात ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, सवाल पूछा गया है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? अभी आप सभी ने देखा है कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा सर? बर्फ में बदल जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर सर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये जो है भाप में बदल जाएगा। तो 0 से 100 के बीच में ये क्या रहेगा? आप कहेंगे सर जल जो है वो तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में रहेगा। तब हम 1 डिग्री सेल्सियस पर पूछे, 2 डिग्री सेल्सियस पर पूछे, 38 डिग्री सेल्सियस पर पूछ लें, 40 डिग्री सेल्सियस पर पूछ ले, आप कहेंगे सब परिद्रव्य अवस्था में रहेगा। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है कि -200 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? चिला जी ना सॉल्व होगा आपसे? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्या कि सर C/5 इक्वल टू हमारा F-32/9 होता है। बिल्कुल होता है। 200 डिग्री सेल्सियस नहीं सर, -200 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहां पे माइनस रखिएगा, बटा 5 करिएगा और F-32/9 क्या कहोगे चिल्ला? आप कहोगे सर ये तो -1800 इक्वल टू 5F माइनस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 32 पंचे 160, तो हर जगह पे होगा गुरुजी। बिल्कुल होगा चिल्ला। अब -1800 और ये -160 है, इधर ले आओ चिल्ला। ये क्या हो गया सर? 160, ये 5F। क्या कहिएगा कि गुरुजी 1800 में से अगर हम 160 घटाएंगे तो ये 0, 6 4 10, और ये क्या होगा? आप कहेंगे सर 6 1 7 1 8, और यहां पे आपका 1 आ जाएगा, मतलब ये हो गया सर 1640। 1640 माइनस 1640 इक्वल टू 5F, और जब आप F की बात करेंगे तो -1640 बटा क्या हो जाएगा? 5, और 5 तिया आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 8 40 हो जाएगा। तो चला ये वैल्यू आपका -328 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो जो सवाल करा जा रहा है कि -200 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आप कहेंगे -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पानी का हिमांक बिंदु डैश है। ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आंसर किस में देंगे? फ़ारेनहाइट में ही देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस सोच के परेशान नहीं होना है, और अगर सोच भी लिए हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्या कहोगे कि गुरुजी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? मेरे मित्र ध्यान दीजिए, अगर आपने पीछे का क्लास करा है तो ऐसे सवाल का तो जवाब आप फिर उससे दे देते। लेकिन मेरे मित्र अगर आप नहीं जान रहे हैं तो समझिएगा थोड़ा सा कि थर्मोडायनामिक्स में, उष्मागतिकी में अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है। क्या ध्यान में रखना है कि सर अगर हम लोग हीट एंड टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन न्यूनतम कितना होगा इसका लिमिटेशन है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा, कि न्यूनतम संभव ताप कितना है? याद रखिएगा, न्यूनतम संभव ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस है। कितना सर? -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इससे कम तापमान संभव ही नहीं है। अब मेरे मित्र ये याद रखना कि अगर इस -273 सेल्सियस को हम केल्विन में बदलते हैं, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि चला सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा, तो जो आपका सेल्सियस का वैल्यू होगा उसमें क्या करोगे? 273.15 ऐड करोगे। तो यहां पे अगर हम इसी रूल को फॉलो करें चिला, तो आप कहेंगे कि सर जो हमारा डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है वो 273.15 है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि न्यूनतम ताप की जब बात करेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। इससे कम ताप संभव नहीं है, इसको हम केल्विन में बदल रहे हैं। तो आप कहिएगा 273.15 केल्विन जोड़ दीजिए, ये प्लस और ये माइनस जोड़ के कितना आ गया गुरुजी? 0 केल्विन। मेरे मित्र यही 0 केल्विन आपका क्या है? परम शून्य ताप है। क्या है? परम शून्य ताप। और याद रखिएगा कि
इस टेम्परेचर पे किसी गैस के अणु का जो सर वेग होता है या गतिज ऊर्जा होती है वो हम लोग क्या मानते हैं सर, शून्य मानते हैं। ठीक है, तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है, आप झट से कहेंगे 0 केल्विन के बराबर है। अब अगर सवाल आपसे यह पूछ लेगा कि परम शून्य ताप क्या है, तो आप कहेंगे सर 0 केल्विन। क्या है? 0 केल्विन। याद रखिएगा, परम शून्य ताप के रूप में आप -273.15 डिग्री सेल्सियस कभी ना कहिएगा। क्या है? तो मेरे मित्र जो आप जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन के रूप में लिखते हैं, या जब हम इस वैल्यू को 0 केल्विन में लिखते हैं, तो सर केल्विन में जो टेम्परेचर आता है वो हमारा मानक माना गया है, और केल्विन के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। तो सर जब इस ताप को केल्विन में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब न्यूनतम संभव ताप को केल्विन में बदला जाता है तो उसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ दिया गया कि परम शून्य डैश डिग्री ताप को दर्शाता है। क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने तो बताया है कि जो परम शून्य ताप होगा वो केल्विन में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर? केल्विन में। लेकिन यहां पे परम शून्य ताप जो है पूछा जा रहा है कि डैश ताप को दर्शाता है। तो आपने बताया कि -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है ये न्यूनतम संभव ताप है। ये क्या है? न्यूनतम संभव ताप। अगर हम इसी को केल्विन में व्यक्त करेंगे तो ये हमारा 0 केल्विन होगा। क्या होगा सर? 0 केल्विन होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा न्यूनतम संभव ताप या परम शून्य ताप है वो सर 273.15 डिग्री सेल्सियस से क्या है? कम है। क्या है सर? कम है। तो मेरे मित्र यहां पे जो कहा जा रहा है कि परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। क्या कहोगे कि सर -273.15 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ सर? 0 से, क्योंकि 0 के बाद है ना माइनस में घुसेंगे चला, तो 0 से सर 273.15 डिग्री सेल्सियस कम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरल सा सवाल कि क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। मेरे मित्र क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर रॉकेट के उड़ान में करते हैं। और मेरे मित्र जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसमें स्पेशली क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें सर फ्यूल के रूप में तरल लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे मित्र ये जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है ये बेसिकली क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कम तापमान पे काम करने वाला होता है। क्या होता है सर? कम तापमान, यानी कि बहुत ही न्यून तापमान, और लगभग -150 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर टेम्परेचर लो करते हैं तब हम लोग क्रायोजेनिक की बात करते हैं। ऐसे ये तो एक कंसेप्ट हो गई कि सर क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है और इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ग्रीक में क्रायो का मतलब क्या होता है? ग्रीक में क्रायो का मतलब होता है सर कोल्ड, यानी कि ठंडा। क्या होना सर? ठंडा, यानी कि फ्रीज इसको बोल सकते हैं। और जेनिक का मतलब क्या होता है, या इसको हम लोग जीन से कनेक्ट करते हैं ग्रीक में। ध्यान में रखेंगे कि ग्रीक में क्रायो और जीन का मतलब होता है बॉर्न या प्रोडक्शन। तो मेरे मित्र हम सभी कहते हैं कि जब भी हम क्रायोजेनिक की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि कम तापमान पर किसी भी चीज के उत्पादन के लिए जो हम लोग इंजन का उपयोग करते हैं वो क्रायोजेनिक कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक इंजन में फ्लूइड के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन में हम लोग फ्लूइड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? आप लोग पढ़ लेते हैं कि सर तरल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तरल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को इसका सिंबल भी याद रखना होगा। याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में, क्रायोजेनिक इंजन के फ्यूल के रूप में, यहां पे ईंधन लिख दूं मैं,
क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में जो आपका तरल ऑक्सीजन होता है सर, उसको LOX से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा तरल हाइड्रोजन है उसको हम LH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों बात भी चला याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक इंजन में जो आपका फ्लूइड होता है, फ्यूल होता है, वो आपका लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन होता है, और ये कम तापमान पर कार्य करता है। और क्रायोजेनिक का ग्रीक में मतलब क्या होता है? क्रायो मतलब फ्रीज और बॉर्न मतलब प्रोडक्शन, जीन मतलब प्रोडक्शन या फिर बॉर्न। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? मेरे मित्र, अगर आप शुरू से क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप शुरू से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। साथ ही अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 केल्विन, 198 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन। चला ऑप्शन देख करके तो मन में आ रहा होगा बहुत सारा बात, और कभी ये नहीं सोच पा रहे होंगे कि गुरुजी ये ऑप्शन ही गलत है। क्या है? तो कंसेप्ट के पीछे नहीं गए हैं। कंसेप्ट क्या है? तो मेरे मित्र, जब भी कक्षीय तापमान की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखना, इसी को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। सिंपली रूम टेम्परेचर क्या होता है गुरुजी? मेरे मित्र, वो टेम्परेचर जिस पे हम आप सरवाइव कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस टेम्परेचर पे हम और आप सरवाइव करेंगे सर, उसी टेम्परेचर पे हम कहीं भी जाकर के काम भी करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रह जाइएगा, आप कहेंगे सर धुआं धुआं हो जाएगा। तो मेरे मित्र, कोई वैज्ञानिक अगर किसी लैब में कार्य कर रहा है तो उसको भी तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, मतलब इतना टेम्परेचर न्यून होना चाहिए कि उसका बॉडी सरवाइव कर पाए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए जिस टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं, और जनरली हम लोग ये कहते हैं कि हमारा बॉडी जिस टेम्परेचर पे सरवाइव बेहतर तरीके से कर पाता है वो रूम टेम्परेचर कहलाता है। तो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाला टेम्परेचर आप कहेंगे सर रूम टेम्परेचर, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे सभी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, और किसी भी चीज को अगर प्रयोगशाला से बाहर ला करके देखेंगे तो हम रूम टेम्परेचर की ही चर्चा करेंगे। हाँ, भले ही अलग बात है कि गर्मी के दिनों में मौसम बदल जाती है जिस वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सर पागल के जैसे कभी छत पे जाते हैं, कभी नीचे आते, कभी बालकनी में आते, कभी एसी ऑन करते, कभी पंखा ऑन करते हैं। तो वो तो एक कंडीशन है जो बदलता है, लेकिन सर मौसम परिवर्तित होती है तो फिर हम लोग हीटरों खोजना शुरू कर देते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? जिसपे सर हम लोग सरवाइव कर पाए, और समान सी बात है कि लेबोरेटरी में अगर टेस्ट किया जाएगा किसी भी पदार्थ के सर टेम्परेचर के लिए तो रूम टेम्परेचर को मानक माना जाएगा। आप कहेंगे सर ये बताओ कि रूम टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है? तो याद रखिएगा कि मानक 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग मानते हैं। यानी कि अगर किसी भी रूम का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है या 20 से 25 डिग्री के बीच में है तो हम लोग कहेंगे कि सर जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के अनुकूल है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर यहां पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो केल्विन में दिए हुए हैं, तो बदल लेना है। 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? तो आप कहिएगा सर 273 ऐड कर दीजिए केल्विन में बदलने के लिए। तो मेरे मित्र 273 ऐड करेंगे तो ये 293 केल्विन हो जाएगा। क्या होगा? 293 केल्विन। और याद रखिए 25 में अगर 273 ऐड करेंगे तो क्या कहोगे कि गुरुजी तो 298 हो जाएगा। तो चला डिग्री सेल्सियस में रूम टेम्परेचर पूछेगा तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछेगा तो क्या कहिएगा? 293 से सर जी 298 केल्विन। ऑप्शन में है? नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। क्या कीजिएगा सर, एगो ऑप्शन को सुधार लेते हैं, 298 केल्विन बना देते हैं और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं। हम चाहते तो सर 293 से 298 भी कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि सर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं तो 25 डिग्री अमूमन हम मान के चलते हैं, तो 298 अगर लिखा है तो भी सही है, 293 केल्विन रहता तो भी सही है। अब 293 से 298 केल्विन के बीच रहता ऑप्शन तो यो सही होता चला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित कीजिए। क्या कहोगे चला कि गुरुजी 372 प्लस 273, 72 प्लस 73 क्या हो जाएगा? 3 दू 5 और 7 7 14, 3 दू 5 1 6, 645 केल्विन। अगला देख लो चिल्ला कि सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? केल्विन, जीन पियरे क्रिस्टिन, मार्टिन स्ट्रॉमर, एंडर सेल्सियस। कहेंगे सर
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मन में तो आ रहा होगा कि गुरुजी आपने जो बताया कि टेम्परेचर के बहुत सारे स्केल हैं, तो इन सभी स्केल को खोजने वाला वैज्ञानिक कौन था? ध्यान दीजिएगा कि अगर हम टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो इसको किसने खोजा? तो एंडर्स सेल्सियस ने खोजा। किसने? एंडर्स सेल्सियस ने। अब बात करेंगे केल्विन की, तो याद रखिएगा लॉर्ड केल्विन। किसने सर? लॉर्ड केल्विन। बात करेंगे डिग्री सेल्सियस की, डिग्री सेल्सियस तो बता ही दिए। डिग्री फ़ारेनहाइट की तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने खोजा। किसने खोजा फ़ारेनहाइट स्केल को? सर फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने खोजा। और अगर हम बात करेंगे रूमर स्केल के, किसकी? रूमर स्केल की, तो सर रूमर नामक वैज्ञानिक नहीं। और अगर हम रैंकिन स्केल की बात करेंगे तो रैंकिन भी एक वैज्ञानिक का ही नाम है, और कहेंगे सर रैंकिन स्केल रैंकिन के द्वारा खोजा गया, रूमर स्केल रूमर के द्वारा, फ़ारेनहाइट स्केल फ़ारेनहाइट के द्वारा, केल्विन स्केल केल्विन के द्वारा, सेल्सियस स्केल सेल्सियस के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? मेरे मित्र याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होगा दोनों का वैल्यू बराबर होगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो मेरे मित्र अगर आप सभी -40 डिग्री सेल्सियस के साथ तुलना करते हैं, अगर 40 डिग्री सेल्सियस के साथ जाते हैं तो आप कहेंगे सर C/5 इक्वल टू F -32/9 होगा। तो यहां पे F -32 बटा हम 9 ले रहे हैं। अब आप क्या कहिएगा कि सर ये 360 इक्वल टू 5F माइनस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 160। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि -360 ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 160, ये 5F हो गया। अब ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 360 में से 160 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो गया हमारा 5F। तो मेरे मित्र ये आपका क्या हो गया? आप कहेंगे सर कटेगा तो हम लोग कहेंगे F इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। F इक्वल टू कितना हो गया? आप कहिएगा सर 40, यहां पे माइनस लगाना होगा। चला F इक्वल टू कितना हो गया? -40। तो क्या देख रहे हैं कि सर अगर हम डिग्री सेल्सियस का मान -40 डिग्री रखते हैं तो सर इस टेम्परेचर का जो वैल्यू है फ़ारेनहाइट में वो क्या है? आप कहेंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर जो आपका तापमान होता है उसमें रीडिंग आपका समान दर्शाएगा जब हम लोग टेम्परेचर को -40 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे। यानी कि यहां पे डिग्री सेल्सियस भी आपका -40 और आप टेम्परेचर भी क्या कहेंगे सर? -40 है। कैसे? तो आप सभी देख पा रहे हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? बताओ चला, मुजबानी ना जोड़ दोगे, कहोगे सर 273 78 है तो 8 3 11 7 7 14 1 15 2 1 3 351 केल्विन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान को 273 से गुना करें, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें। क्या कहिएगा कि सर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ेंगे। अब पूछता केल्विन से सेल्सियस में तो आप कहते 273 घटाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? मेरे मित्र आप कहेंगे फ़ारेनहाइट में तो सर मापे करते हैं, सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, जबकि पास्कल दाब का यूनिट है। क्या है? दाब का यूनिट। तो हम सभी कहेंगे कि यह तापमान का यूनिट नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है? तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि पानी तरल और ठोस दोनों स्थिति में सर 0 डिग्री सेल्सियस पर विद्यमान होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि ये बता दो कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो आप सभी ये ध्यान में रखना वाटर का ट्रिपल पॉइंट 0.01 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जिसको हम केल्विन में 273.16 केल्विन कहते हैं। और याद रखिएगा कि वाटर ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वाटर इस जगह पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों रूप में फॉर्म होगा। यानी कि 0.01 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप वाटर को ले जाएंगे तो आप उसके तीनों अवस्था को देख सकते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि सर वैसा ताप बिंदु जहां पर द्रव तीनों अवस्था में क्या करता है? फॉर्म करता है, वो वाटर का ट्रिपल बिंदु या फिर जल का त्रिक बिंदु कहलाता है, जो कि कितना है? 0.01 डिग्री सेल्सियस है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु क्या होगा। मतलब क्या हुआ सर, केल्विन पैमाने पर पानी किस ताप पर आपका जम जाएगा, तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोग सेल्सियस में कहते हैं, केल्विन में 273 के बराबर होगा, तो मेरे मित्र 273.15 केल्विन हम लोग बड़े ही आसानी से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम, घर्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना, यहां पे जब हम ऊष्मा चालन की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं, हीट कंडक्शन की बात कर रहे हैं। और यहां पे किसी घन वस्तु की बात की जा रही है, तो अगर हम किसी भी घन वस्तु की बात करेंगे, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा। तो सर इसके जो कण होंगे, इस घन वस्तु के जो कण होंगे, एक कण दूसरे कण को क्या करेंगे सर, ऊष्मीय ऊर्जा का हस्तांतरण करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर एक कण ऊष्मा को लेके यहां आ जाएगा फिर यहां आ जाएगा, ये सर इसको देगा, ये इसको देगा, और उसी तरीके से पूरा ऊष्मा क्या होगा आपका सर पूरे बॉडी में फैल जाएगा और वो वस्तु गर्म हो जाएगी। तो सर जो कंडक्शन होती है ये विशेषतः ठोस पदार्थों में होती है, जिसमें ठोस के कण ऊष्मीय ऊर्जा को एक अणु से दूसरे अणु में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सर विद्युत का भी चालन करते हैं और साथ ही साथ ऊष्मा का भी चालन करते हैं। तो मेरे मित्र जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है, जो क्या कर रहा है, तो सर ऊष्मा के चालन के लिए यहां पे उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, साथ में विद्युत के चालन के लिए भी। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सर किसी भी घन वस्तु में या किसी भी ठोस वस्तु में चूंकि चालन जो होगी वो ठोस में ही होगी। ऊष्मा संचरण के 3 मेथड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन चालन को बोलते हैं, और सर ये ठोस में होती है, जिसमें सर ठोस के कण एक अणु से दूसरे अणु को ऊर्जा रूपांतरित करते हैं। कौन सा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है कि सर किसी भी घन वस्तु में ऊष्मा चालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। सामग्री किस तरह का है या उसका सर डायमेंशन क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा, और सामग्री की घनता क्या है इस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब साफ है कि सर घर्षण पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि घर्षण तो एक प्रकार का बल है जो इस घन को अगर हम किसी सतह पे क्या करेंगे सर, खिसकाने की कोशिश करेंगे तो इसके गति का विरोध करेगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि ऊष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता है, आप कहेंगे सर घर्षण यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर निर्भर नहीं करता है। मेरे मित्र हीट एंड टेम्परेचर में और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसकी चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब ऐसे प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे मित्र आप उसका जवाब बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। साथ ही आप सबों के साथ एक छोटी सी जानकारी भी साझा करना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अपने साइंस को बदले हुए पैटर्न के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ करके अपने साइंस की तैयारी को एक नया आयाम दे, तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। अगर आपका मन है कि सर हम सिर्फ लाइव क्लास आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप हमारे साथ लाइव क्लास में इनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का थ्योरी और न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। सर इसमें क्या होंगे पढ़ाई, चैप्टर वाइज थ्योरी। बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि गुरुजी चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो नहीं करवाओगे, नहीं चला, हमारे जितने भी बैचेज हैं सभी में आपको थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे। आगे अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम आपके साथ रिकॉर्डेड पढ़ें, हमें एक ही बार में फिजिक्स केमिस्ट्री का सारा क्लास मिल जाए, बायो अभी इसमें चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि बायो हमारा कंप्लीट है, बायो हमारी चल ही रही है और 1 से 1.5 महीना में बायो आपका खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें पूरा आपका अपडेट है, और जो नए क्लासेस हैं वो भी अपडेट होंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं सर रिकॉर्डेड पढ़ना, तो मेरे मित्र आप बेसिक साइंस एंड डीडी और लाइफ साइंस का जो कॉम्बो बैच है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, उसमें इनरोल हो सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सर हम आपसे बेसिक साइंस एंड डीडी की तैयारी करें, जो कि आपके एएलपी में 40 नंबर के पूछे जाएंगे और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सर 35 नंबर के, तो मेरे मित्र आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ बेसिक साइंस एंड डीडी वाले बैच में। ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। और अगर आपको बैच से संबंधित किसी भी तरह का क्वेरी है, सर क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा, तो मेरे मित्र आप 90 65 97 0477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।